स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में तत्सम शब्द की शुरुआत मैंने कर दी थी। तत्सम शब्द के अंतर्गत मैंने दो मुख्य नियमों की चर्चा आपसे अभी तक कर ली है, जिसमें पहला नियम मैंने आपको बताया था कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनका उच्चारण, लेखन व प्रयोग अत्यंत कठिन होता है, जिसके कारण हम तत्सम शब्दों का प्रयोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में, लोक व्यवहार में बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। वही मैंने दूसरा नियम आपको बताया कि यदि किसी शब्द के साथ में रीवर्ण का प्रयोग हो, रीवर्ण की मात्रा का प्रयोग हो, संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञा, स्रा का प्रयोग हो, अनुस्वार का प्रयोग हो या फिर विसर्ग का प्रयोग कर दिया गया हो, तो वे शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे तत्सम माने जाते हैं। उसी क्रम में तीसरा नियम आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि पदेन रा और रेफ रा का प्रयोग कर दिया गया हो, यदि किसी शब्द में पदेन रा व रेफ रा का प्रयोग कर दिया गया हो तो वह शब्द भी 95% तत्सम ही होता है। ध्यान से समझेंगे। मैंने नियम नंबर 3 कौन सा आपको बताया? नियम नंबर 3 देखेंगे हम। नियम नंबर 3, यदि किसी शब्द में पदेन रा और पदेन रा का रूप जो होगा वो आपको हमेशा इस रूप में देखने के लिए मिलेगा, पदेन रा व रेफ रा। रेफ रा, और ये जब भी देखने के लिए मिलेगा आपको इस रूप में देखने के लिए मिलेगा, इस रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो यदि किसी शब्द में पदेन रा या फिर रेफ रा का प्रयोग कर दिया गया हो, यदि किसी शब्द में पदेन रा व रेफ रा का प्रयोग कर दिया गया हो तो 95% शब्द तत्सम हो जाते हैं। तत्सम हो जाते हैं जैसे समझिए, रा के प्रयोग की अगर हम स्थिति समझें तो रा के प्रयोग की स्थितियां आपको पता है कि इस रा वर्ण का जो प्रयोग होता है वो वास्तव में होता कितने रूपों में है? 4 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? 4 रूपों में होता है। एक तो हम पूर्ण रूप में रा का प्रयोग करते हैं और एक हम इस तरीके से पदेन रूप में रा का प्रयोग करते हैं, एक हम लोग इस रूप में पदेन रूप में रा का प्रयोग करते हैं और एक हम लोग इस तरीके से रेफ रा के रूप में प्रयोग करते हैं। देखो ये जो देख रहे हैं इस रा को हम क्या कहते हैं? तो इस रा को कहते हैं हम लोग पूर्ण रा। क्या कहते हैं? पूर्ण रा। और इसे क्या कहते हैं? इसको और इसको अगर देखा जाए तो इन दोनों ही रा को हम कहते हैं पदेन रा। क्या? पदेन रा। और ये जो रा देख पा रहे हैं, ये रा देख पा रहे हैं, इस रा को हम कहते हैं रेफ रा। क्या कहते हैं? रेफ रा। और रेफ रा जो होता है वो क्या होता है? हमेशा आधा होता है। अब ध्यान से समझना है कि अगर इस रूप में पदेन रा का प्रयोग किया गया है और इस रूप में रेफ रा का प्रयोग किया गया किसी भी शब्द के अंतर्गत, तो वो जो शब्द होगा वो शब्द क्या होगा? तो वो शब्द तत्सम होगा। क्या होगा? वो शब्द तत्सम हो। कैसे? देखो,
जैसे दिया गया शब्द है प्रेम, प्रकार, प्रमुख, सम्राट, क्रमांक, क्रमागत, क्रमागत, क्रमशः, ग्रह, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस रेफरा की बात करें, जैसे दिया गया है कर्म, धर्म, शर्म, नर्म, गर्म, क्या भैया? गर्म, कार्य, मार्ग, मार्ग, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम है। मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी शब्द में पदेनरा, देख रहे ना, पदेनरा, पदेनरा, ये भी पदेनरा, 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 ये भी क्या है? पदेनरा। और ये क्या है? रेफरा, रेफरा, रेफरा और रेफरा का प्रयोग। अर्थात यदि किसी शब्द में पदेनरा और रेफरा का प्रयोग देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे 95% जो शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे वे शब्द क्या माने जाएंगे? वे शब्द तत्सम माने जाएंगे। समझ में बात आई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें हम समझते हैं। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। यह समझ में आ गया ना? दूसरा नियम समझते हैं। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 यह है कि यदि किसी भी शब्द में, यदि किसी शब्द में अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए, का प्रयोग कर दिया जाए, प्रयोग कर दिया जाए तो वह शब्द 95% तत्सम हो जाता है। तत्सम हो जाता है। जैसे 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 बहुत सारे शब्द हैं। जैसे दिया गया है अंग प्रोक्षा, जैसे दिया गया है आंत्र, दंत, चंद्र, चंद्रिका, चंद्रिका,
अंगुली, अंगुष्ठा, अंश, पंच, मंत्र, इसके अलावा विसर्ग की स्थितियां देख लेते हैं। जैसे दिया गया है मनः कामना, अधः पतन, दुह शासन, प्रातः काल, प्रातः, ये सारे शब्द क्या है? तत्सम है। नियम मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखेंगे, एकदम रटना नहीं है, रटना इसमें कुछ है ही नहीं, आपको केवल और केवल समझना है। मैंने क्या कहा कि यदि किसी शब्द में अयोग वाह वर्ण अंग और अह का प्रयोग कर दिया जाए तो वह शब्द जो होता है वो 95% क्या बन जाता है? तत्सम बन जाता है। देखिए, अंग प्रोक्षा, आंत्र, दंत, चंद्र, चंद्रिका, अंगुली, अंगुष्ठा, अंश, पंच, मंत्र, सब में अंग का प्रयोग किया गया है। वहीं नीचे यहां देखें, मनः कामना, अधः पतन, दुह शासन, प्रातः काल और प्रातः में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। किसी को रटना नहीं है, केवल देखना है उन चीजों को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बड़ी आसानी से आप तत्सम व तद्भव शब्दों में स्पष्टीकरण कर सकते हैं। समझ में आया? इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले नियम पे चर्चा करते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 ये है कि अगर किसी पौराणिक धर्म ग्रंथ में, मैंने यह कहा, क्या कहा भैया आपको? मैंने कहा कि यदि किसी पौराणिक धर्म ग्रंथ में जैसे रामायण, वेद, पुराण, महाभारत, आदि में किसी पात्र, अस्त्र, शस्त्र, देवी, देवता, राक्षस, नर, नारी आदि का प्रयोग हुआ हो तो
वह शब्द भी, तो वह शब्द भी तत्सम माना जाता है। माना जाता है। जैसे जैसे को समझने से पहले हम मूल कारण समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है, ध्यान से समझेंगे। बात यदि मैं रामायण की करूं, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो वेद भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुराण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब ध्यान से समझना, जब ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तो इनमें प्रयुक्त देवी देवता राक्षस सुर गंधर्व अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र, उसमें जितना भी प्रयोग किया गया होगा, क्या आपको लगता कि वो तद्भव शब्द हो सकता है? नहीं। अरे भाई, पुस्तक ही जब संस्कृत भाषा में लिखी गई है तो उसमें हिंदी के शब्दों का समावेश कहां से होगा? अर्थात सारे के सारे शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्दों की श्रेणी में आएंगे। जैसे जैसे हम ध्यान रखेंगे, जैसे हैं राम, रामायण, लक्ष्मण, भरत, विभीषण, हनुमान, रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा, अर्जुन, भीम, कर्ण, धनुष, बाण, सारे शब्द क्या हो जाएंगे? सारे के सारे शब्द तत्सम है। सारे शब्दों का उल्लेख यहां किया ही नहीं जा सकता है और आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान रखना है कि अगर कोई रामायण का पात्र है, वेद पुराण में उल्लिखित कोई शब्द है, पुराण में कोई उल्लिखित शब्द है, महाभारत में कोई उल्लिखित शब्द है, तो वो सारे के सारे शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्दों की श्रेणी में आएंगे। रटना नहीं है, रटना नहीं है, किसी भी चीज को नहीं रटना है। रामायण के पात्र आपके दिमाग, जैसे ही भाई आपसे कह दिया जाए राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, दशरथ है, कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, विभीषण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, तो आप समझ पा रहे होंगे, खर है, दूषण है, सारे 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 शब्द जो है वो तत्सम है। महाभारत का कोई पात्र है, पुराण का कोई पात्र है, सारे के सारे शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्दों की श्रेणी में आएंगे। समझ में आ गई यहां तक की बात? चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आप ले लिया? चलिए अब हम लोग अगले नियम पे चलेंगे, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझेंगे। जितने भी संधियुक्त पद हैं, कैसे पद? संधियुक्त पद हैं। जितने भी संधियुक्त पद हैं वे सारे के सारे शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब उसके पीछे का मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि संधियां केवल तत्सम शब्दों में ही होती हैं। संधि के लिए 2 विशेष चीजें होती हैं। पहली प्राथमिकता कि वो शब्द जो हो वो तत्सम होना चाहिए,
और दूसरी प्राथमिकता वह शब्द यौगिक होना चाहिए, तभी संधि की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर दो के अलावा अगर कोई चीज उसमें नहीं है, मतलब अगर वो शब्द तत्सम नहीं है तो फिर संधि नहीं हो सकती है। अगर वो तत्सम भी है लेकिन वो यौगिक नहीं है तो भी संधि नहीं हो सकती। संधि के लिए दो ही कंडीशन है कि शब्द तत्सम भी हो और शब्द यौगिक भी हो, तो वो क्या होगा, संधि होगी वहां पर। और अगर संधि है तो निसंदेह वो शब्द क्या होगा, तत्सम का शब्द होगा। संधि युक्त पद भी तत्सम और संधि विच्छेदित पद भी तत्सम ही होंगे, क्योंकि संधियां केवल तत्सम शब्दों में होती हैं। आइए लिखते हैं। सभी संधि युक्त पद एवं सभी संधि विच्छेदित पद तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कामायनी, जैसे रमेश, जैसे न्यून, जैसे पर्यंक, जैसे नयन, जैसे एकैक, जैसे वागीश, जैसे सज्जन, जैसे उज्ज्वल, जैसे संकल्प, जैसे मनोविज्ञान, मनोरंजन, दुर्गुण, दुर्बल। ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द तत्सम हैं। क्यों? उसका मूल कारण यह है कि इन सभी शब्दों में संधि की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप यहां पर देखिए, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण है। ये देख रहे हैं आप यहां पर व्यंजन का उदाहरण है, ये विसर्ग का है, ये विसर्ग का है, विसर्ग का है। तो अगर संधियुक्त तो कोई भी पद है, चाहे उसमें स्वर संधि हो, चाहे उसमें व्यंजन संधि हो, चाहे उसमें विसर्ग संधि हो, अगर संधि की स्थिति शब्द में उत्पन्न हो रही है तो वो शब्द निसंदेह क्या होगा, वह 100% शब्द केवल और केवल तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई है तो निवेदन है मेरी इसके पहले वाली वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देखें। आपको मैंने टोटल नियम बताए हैं 6। अगर ये 6 नियम आपने अच्छे तरीके से आत्मसात कर लिया तो शायद तत्सम और तद्भव को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अभी मैंने केवल तत्सम शब्दों की चर्चा की है। इसके आगे वाली जो आने वाली अगली वीडियो है, उस वीडियो में मैं तद्भव शब्दों के विषय में खूब विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आज के लिए मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
लेकिन जाने से पहले आपसे फिर वही निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आपके कारण ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप यदि हमारा सहयोग करेंगे तो निस्संदेह हम चरमोत्कर्ष तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपके सहयोग की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। आप चाहेंगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरा गौरव बढ़ेगा, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। तो निवेदन है, कृपया आप मेरे लिए, मेरे उत्थान के लिए, मेरे विकास के लिए आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी करें। धन्यवाद।